हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए विज्ञान सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हम आपको क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। प्रकाश वर्ष का मात्र इकाई किसकी है? दूरी की है। एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का। ल्यूमेन का किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। दाब का मात्रक पास्कल होता है। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मात्रक है ये। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जूल ऊर्जा हो जाएगी। विद्युत मात्रक की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस का जो है शक्ति का जो मात्रक होता है इकाई का क्या होती है? तो वो होती है डायोप्टर। लेंस की जो शक्ति पावर है, यानी शक्ति मतलब पावर की जो इकाई है, यहाँ पर एक गलत ऑप्शन टिक है, यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा। आगे बात करते हैं डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल से वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने का मापक यंत्र क्या होता है? फैदम होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई द्वारा मापते हैं? तो इसको जो है हम कैलोरी द्वारा मापते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर पृष्ठ तनाव के बारे में। किस द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को निम्नलिखित किस गुण से जाना जाता है? पृष्ठ तनाव के द्वारा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता है। और इसके अलावा बात करते हैं द्रव बूंद की संकुचन से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव कहलाती है। बरसात की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट के अकॉर्डिंग। पेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृष्ठ तनाव है। सुई का पानी में के ऊपर तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट मीन्स पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो जब किसी मतलब जल में जब साबुन वगैरह या निरमा कुछ घोलेंगे तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। और पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होता है? तो 373 केल्विन पर, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर। आगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, थोड़ा सा हम अभी बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पर दोस्तों जो प्रश्न का आंसर है कि पृष्ठ तनाव किस ताप पर शून्य होता है, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये गलत टिक था क्वेश्चन, इसलिए हमारा मतलब जो प्रयास रहता है सही से सही क्वेश्चन कराया जाए। ऊष्मा का एसआई इकाई क्या है? तो जूल होती है। इनमें से क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस जो है आपका ताप का मात्रक होता है, ना कि ऊष्मा का। कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये सभी ऊष्मा के मात्रक हैं। आप लोग समझें आगे। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 फ़ारेनहाइट के। मानव शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर इसका मान क्या होगा? जब इसको सेल्सियस पर बदलेंगे तो ये 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। ये स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और जो बुखार वगैरह आता है तो जब डॉक्टर मापता है जो थर्मामीटर से, तो उसमें जो तापमान थर्मोमीटर से मापता है जिसमें पारा भरा होता है उसके अंदर, तो वो फ़ारेनहाइट में ही मापता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि 102 बुखार हो गया, 103 हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। आगे बात करते हैं यहीं पर जो पारा के बारे में और बताते हैं। तो पारा एक प्रकार की धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि जो है रूम तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी धातुओं का गुण होता है कि ज़्यादातर धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल पारा ही एक अकेली ऐसी धातु है जो रूम तापमान पर, कमरे के तापमान पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा एक अधातु भी है। अधातु जो ज़्यादातर अधातुएं क्या होती हैं? आपकी गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, वो है ब्रोमीन। आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस याद रखें। और इसके अलावा आगे चलते हैं अब।
यहाँ पर इधर के सारे क्वेश्चन हो गए। चलिए इधर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं कुछ लोग, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, हमें तो थोड़ी देर के लिए कैमरे को रोक लेंगे यहाँ पे मोबाइल को, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल होते हैं। इसी को 4.2 जूल भी कहीं कहीं मिल जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, वायु को अगर गर्म किया जाए तो अणु जो गैस के अणु होंगे उसकी चाल क्या है, बढ़ जाएगी, और अगर अणुओं की चाल बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो गैसों के अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, क्योंकि गैसों के अणुओं का वेग बढ़ जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा उन्हीं मतलब जो वस्तुओं में होती है, उन्हीं अणुओं में होती है, जो कोई वस्तु जो कोई भी पदार्थ जो गति करता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर स्थिर अवस्था में है तो उसमें स्थिर ऊर्जा होगी। फिर आगे बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्वनि के बारे में बताया गया है। ध्वनि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर बात करूँगा ध्वनि के बारे में। ध्वनि का जो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। सबसे अधिक जो ध्वनि की स्पीड होती है वो ठोस में होती है, ठोस में वो भी एल्युमिनियम में होती है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो और इसके अलावा ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ध्वनि भी परावर्तन के गुण को मतलब जो है फॉलो करती है, और ध्वनि इको की घटना भी परावर्तन के कारण ही होती है। जब ध्वनि सोनार वगैरह जो है परावर्तन की घटना पर ही आधारित हैं। आगे रडार वगैरह। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जैसे विद्युत के बारे में पूछा गया, तो विद्युत के बारे में आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, तो रेक्टिफायर करता है। आगे बात करते हैं, सर्वोच्च चालक होता है विद्युत का वो चांदी होता है। चांदी महंगा है इसलिए हम चांदी का प्रयोग नहीं करके तांबा का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं यहीं पर, तो जैसे ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम का नियम जो है चालकों पे लागू होता है, ना कि मतलब अर्धचालकों पर, ना ही अचालकों पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए गए हैं आप लोगों को। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये किसका नियम है, तो आप लोग जानते हैं ये ओम का नियम है। आगे बात करते हैं, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं तो ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज जो प्रत्येक वस्तु को यानी प्रत्येक डिवाइस को बराबर मिलता है। कहने का मतलब समांतर क्रम में प्रत्येक लाइन में जो वोल्टेज रहता है बराबर रहता है, और धारा अलग अलग रहती है, इसलिए सभी मतलब जो उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं चुंबकत्व के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर जो है वेबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए आप लोग। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, अचालक चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के की ओर जाती हैं, बाहर चुंबक के बाहर, अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये चुंबकीय बल रेखाएं समांतर मतलब रूप में जो एक लूप बना करके चलती हैं, कर्व बनाती हैं, समांतर रहती हैं, एक दूसरे की समान दूरी पर स्थित रहती हैं। और लेकिन ध्रुवों के पास जो चुंबकीय बल रेखाओं की जो डेंसिटी है, घनत्व है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चुंबक के ध्रुवों के पास जो है प्रबलता ज़्यादा हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं आधुनिक भौतिकी के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। निम्न में से अस्थायी कण क्या है, न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, परमाणु के नाभिक में स्थित रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के जो है अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और किसी भी परमाणु में यानी किसी भी परमाणु में यानी एटम में, कहने का मतलब एटम में, एटम को इंग्लिश हिंदी में परमाणु बोलते हैं, परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक चार्ज, इसलिए धनात्मक ऋणात्मक बराबर तो 0 हो जाता है। अर्थात इसलिए कहा जाता है कि नाभिक जो है उदासीन होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज न तो धनात्मक न ऋणात्मक कुछ नहीं होता है, इसलिए। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि 20C40 यानी कैल्शियम 2040 में जो है प्रोटॉन 40 होंगे, और यहाँ पे जो है 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही यहाँ पर गलत है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन नहीं, यहाँ पर जो है 20, यहाँ पर जो है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे 20 ऑप्शन ढूंढिए अगर कहीं पर है तो।
20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल सही, ये सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये जो है इसके साथ सहमत नहीं हूँ मैं, ये गलत है। क्योंकि देखिए ये आपका जो है परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। जब तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर रहते हैं, तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 20-20। लेकिन जो न्यूट्रॉन है तो परमाणु क्रम भार में जो है परमाणु क्रमांक को माइनस कर दो चाप तो के निकल आएगा, तो जो न्यूट्रॉन भी 40 में 20 घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। ये वाला डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। और आगे बात करते हैं, किस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। आगे बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर जैसे लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संपादक कौन थे, तो ये पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों थे। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे, तो पॉल एलन थे। आगे बात करते हैं, ईमेल का जो जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये रे टॉमलिंसन को माना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो हब है वो बेंगलुरु ही है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत है, सॉफ्टवेयर कंपनियाँ बहुत हैं। ऐसा नहीं है, गुड़गांव में भी हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हैं बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है वर्तमान में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के मामले में बहुत आगे है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसलिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनमें जो है जो आगे उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर डायोड वगैरह यूज होते हैं, सब सिलिकॉन मतलब जो है अर्धचालक से बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अर्थात ये जो टेक्नोलॉजी का भारत का जो है टेक्नोलॉजी का हब है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनियक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था, सिद्धार्थ था। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1024 के। आगे माइक्रोसॉफ्ट है, देख सकते हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आप लोग, इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते। सीपीयू का फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, रैम का फुल फॉर्म देख लीजिए, डब्ल्यूडब्ल्यू का फुल फॉर्म देख लीजिए। और इसके अलावा आप लोग भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, नई दिल्ली में था, इसको देख सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर को कहते हैं, तो जब एरर हो जाती है यानी एरर होती है उसमें जो मतलब फॉल्ट आ जाता है उसे बग कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। आगे बात करते हैं, क्रे का फुल फॉर्म क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है क्रे, CRAY। आगे बात करते हैं, कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये अकाउंटिंग में किया जाता है। इसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, वाणिज्यिक रूप उपयोग में के लिए जानकारी तैयार करना। डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गणना एवं तर्क पर आधारित है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर जनक हो गया। रसायन विज्ञान के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, परमाणु संरचना के बारे में दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो यहाँ पर अमोनिया एक यौगिक है। निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, तो बिस्मथ यहाँ पे उपधातु है, जिसे अर्धचालक भी कहते हैं। बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होते हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको चेक करते हैं अभी बता। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उपधातुओं के बारे में, तो ये सभी उपधातु हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर गलत ऑप्शन लगा है, यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी उपधातु हैं। इसके अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह भी है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, तो अमोनिया हो चुका है। इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर परमाणु संरचना के बारे में, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन तरंग के प्रकृति का खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी। सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने द्रव के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा था, तो कणाद ने। आगे बात करते हैं, एनोड किरणों की खोज किसने की थी, चैडविक ने। द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम किसने प्रतिपादित किया, लेवोसिए ने। आगे बात करते हैं, परमाणु की आणविक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वो नील्स बोहर ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तो परमाणु कहा जाता है, इसे इंग्लिश में एटम बोलते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सर्वप्रथम परमाणु बम बनाने का श्रेय किसे जाता है? ऑटो हॉर्न को जाता है। निम्न में से कौन सा एक स्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन यहाँ पर एक अस्थायी कण है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लोग देख सकते हैं निम्न में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन, यहाँ पर कोई आवेश नहीं होता है। आगे बात करते हैं, आप लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु को ना तो विभाजित किया जा सकता है या अविभाज्य है, इसको और छोटे पार्ट में तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु के अंदर जो उसके मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, उनका नाम है एसी बोस जी। यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि दिखाया गया है एक इलेक्ट्रॉन का में कितना आवेश होता है। तो वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
4 ऑप्शंस हैं, अगर इनमें जाना चाहें तो हम इसके साथ भी जो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे अगर जाना चाहें। वैसे जो प्लस वाला जो आवेश दिया है प्रोटॉन का है, फिर भी अगर जाना चाहें तो इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे बात करते हैं पॉजिट्रॉन है तो अधनावेशित इलेक्ट्रॉन है। आगे बात करते हैं यहाँ पर परमाणु विद्युता होते हैं तो उदासीन रूप के होते हैं। परमाणु जो है विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। जब किसी मतलब जो है परमाणु में जो है चार्ज होगा तभी जा कर के वो जो है विद्युत का जो है ये तो ऋणायन होगा, कोई चार्ज होगा तो उससे तब जा कर के उसमें विद्युत का प्रवाह होगा और उसे जो है उदासीन नहीं कहा जाएगा। विद्युत का धनात्मक कहा जाएगा तो विद्युत का ऋणात्मक कहा जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो कोई भी परमाणु अगर ऋणात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अगर धनात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आप लोग समझ सकते हैं। जैसे अब रेडियो सक्रियता के बारे में बताया गया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये जो है हेनरी बैक्सवेल ने की थी। आगे जो सॉल्व करते हैं देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से हम जबकि 150 के आसपास करीब पहुँच चुके हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियो सक्रियता का गुण क्या है? तो ये नाभिक का है। आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं वीडियो को रोक देता हूँ। एक अल्फा किरणें होती हैं तो उसमें He++ आयन होते हैं। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3 हैं। और वहीं पर बात करते हैं निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, जबकि यहाँ पे जो लिखा है इट्रियम ये नहीं है। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रियता समस्थानिक कहते हैं तो वो है आपका ट्राइटियम। ट्राइटियम यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं फास्ट इसको थोड़ा सा चलाने की कोशिश करूँगा वीडियो को। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त कैंसर के नियंत्रित करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप्स है वो क्या है? कोबाल्ट 60। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। इसके बाद रासायनिक बंधन के बारे में बताया गया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आगे चलता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में दिखाया गया, आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इसके अलावा अम्ल, भस्म और लवण यानी कि एसिड, बेस और क्षार यानी साल्ट। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। उदासीनी क्रिया जब होती है, उदासीनीकरण की क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, वैद्युत रसायन के बारे में पूछा गया है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। धनावेशित आयन कहलाते हैं कैटायन। ऋणावेशित आयन जो होते हैं वो एनायन कहलाते हैं। इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। जस्तीकृत लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर जो है एक पतली तह चढ़ी और रहती है किसकी? जस्ता की यानी जिंक की। लोह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में, यानी कि गैल्वनीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। वैद्युत घट में अवकरण
रिडक्शन होता है तो कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्प्रेरण के बारे में बताया गया और यहाँ पर ऊष्मा रसायन के बारे में बताया गया है। उत्प्रेरक की खोज सबसे पहले किसने की थी? वर्जिलियस ने की थी। उत्प्रेरक एक उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित करता है, घटा बढ़ा दोनों सकता है। ईंधन के बारे में देख सकते हैं आप लोग। ईंधन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है।